हाय एवरीवन, जय हिंद। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेटा, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग क्या जानेंगे। हम लोग जानने वाले हैं कि जस्ट गिव मी मिनट। बेटा, हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कि यार ये जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आ रहा है एनडीए कैटेगरी का, इसको हम कैसे क्रैक करें, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम को अब आप देखो अराउंड 3 मंथ्स ही रह गए। 3 मंथ्स उन लोगों के लिए होंगे बेटा जिन्होंने अपनी प्रिपरेशंस कर ली है, बट वो बच्चे जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशंस स्टार्ट करी है उनके लिए ये 3 मंथ्स नहीं है। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है और मेरे सारे स्टूडेंट्स का है कि जब भी आप प्रिपरेशंस करते हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की, तो आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 मंथ्स सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ रिवीजन के लिए होने चाहिए, ताकि आप लोग पता कर सके कि यार जो अब तक हमने पढ़ा है वो हम लोग कितना अपने आप को समझा पाएँ। क्योंकि समटाइम क्या होता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, हमें लगता है हाँ हाँ भैया आ गया, और जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तब पता चलता है यार ये तो मैं भूल ही गया। क्योंकि तब क्या था, तब आपने सिर्फ रट्टा मारा और चीज़ों को सिर्फ स्टोर किया है। जब तक कि वो आपके कॉन्शियस पार्ट में नहीं आएगा तब तक वो रिकॉल आपके कंट्रोल के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो गाइस, सबसे पहले फटाफट से स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। यार क्या स्ट्रेटजी बना है, सबसे पहले पेपर पैटर्न को भी जानते हैं। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको पता होगा कि आपके 2 पेपर होते हैं, है ना बेटा। तो 2 पेपर में जो फर्स्ट वाला पेपर होता है वो आपका मैथ्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट पेपर आपका मैथ्स का हो गया। मैथ्स वाले पेपर के टोटल क्वेश्चंस होते हैं 120। ये 120 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कौन सी क्लास से आते हैं, तो पहले बहुत ध्यान से समझना है बात। वो स्टूडेंट जिनके पास मैथ्स नहीं होता 11th-12th में, उनको इस मैथ्स में एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 11th एंड 12th क्लास का ही मैक्सिमम आता है। लाइक अगर हम ये बोलें 11th क्लास का, तो हम बोल सकते हैं ठीक है अप्रॉक्सीमेट 60% 11th क्लास का है, अप्रॉक्सीमेट 40% आपका 12th क्लास का है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 12th में मैथ्स नहीं ली उनके लिए तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट देखो प्रॉब्लम का मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन साइंस स्ट्रीम से थे, उन्होंने भी करा है। क्योंकि क्या होती है ना, लगन होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो लगन है ना, फिर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ये मैथ्स के हो गए बेटा, 120 क्वेश्चंस आएंगे आपके। एंड इस पेपर्स के जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 300, ठीक है भाई। उसके बाद वाला जो पेपर होता है सेकंड वाला, गैट बोलते हैं। गैट की फुल फॉर्म बोले तो जर्नल एबिलिटी टेस्ट। जर्नल एबिलिटी की बात करें, द थिंग्स लाइक जो आपके सराउंडिंग में है एंड जो आपसे बिलोंग करती हैं। तो बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, डिफेंस लैंग्वेज है इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश तो आनी ही आनी है ना। तो जीएटी के जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो हैं आपके 150, और ये 150 क्वेश्चन फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड हुए हुए हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन फर्स्ट 1 से लेके 50 तक आपके आ जाएंगे इंग्लिश के, और उसके बाद 50 क्वेश्चंस आपके साइंस के हो जाएंगे, देन 50 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे जीएस के। अब यहाँ पर ना ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बट हाँ सीरियस के एक पेपर में ऐसा हुआ था जो आपका 2021 के फर्स्ट का था। उसमें प्रॉपर पैटर्न से आ गए थे। पैटर्न का मतलब है कि प्रॉपर साइंस के ही क्वेश्चंस थे, फिर उसके बाद जीएस के स्टार्ट हुए थे। बट होता पता क्या है कि ये दोनों मिक्स हुए हुए होते हैं। मिक्स का मतलब मान लो 10 क्वेश्चन फिजिक्स के आ गए, फिर बीच में ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, तो फिर केमिस्ट्री के आगे बीच में हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिक्स हो गए, तो ये ना मिक्स हुए हुए आते हैं। बट याद रखना वेटेज 50-50 क्वेश्चंस की ही है, ठीक है भाई। और इस पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो आपके होते हैं 600। कहने का मतलब है कि जो हमारे टोटल मार्क्स हैं वो हो गए 6 and 3, ऑफ कोर्स दिस इज 900, है ना। 900 ही हो गए ना बेटा। तो दिस इज 600 एंड दिस इज 300। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन 900 को मुझे कितने मुझे मिनिमम चाहिए। तो बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत ज़्यादा ना मिनिमम के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि मिनिमम अगर यहाँ पर ले लोगे तो फिर एसएसबी में वो जो इंडेक्स मेरिट होती है उसमें आउट हो जाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि हमें ये मिनिमम यानी कितनी हमारी वेट कट ऑफ गई है, हमें उसे हमेशा ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि कट ऑफ ले आते हैं तो फिर आपको भी पता है बेटा कि एसएसबी में फिर जाकर आपकी एक इंडेक्स मेरिट बनेगी। तो आपको जो अगर रिटर्न को अच्छे से क्रैक करना है तो आपको एटलीस्ट 400 प्लस मार्क्स लाने ही पड़ेंगे।
क्रैकिंग्स के लिए अगर लास्ट ईयर का देखा जाए कट ऑफ, तो विच इज़ अप्रॉक्सीमेट 360 380 रही थी। तो ये ठीक है, आपकी कट ऑफ गई है, आप क्लियर कर लोगे एग्जाम, बट वही फिर मेरिट इशू रहेगा, 400 प्लस रहोगे तो पहले क्या होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है कि यार देखो मेरे ना जितनी कट ऑफ थी उससे ज़्यादा मार्क्स आ गए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, गेट के पेपर के बारे में बता दूं थोड़ा सा। ये जो साइंस है ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, दैट्स अ ब्रॉड कैटेगरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मैंने सबसे पहले साइंस ही बताया क्योंकि मैं साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इसलिए, और मैं साइंस की टीचर हूँ इसलिए भी बोल सकते हैं। इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश ना बहुत सारे, देखो सबसे पहली बात है, अगर आपको इंग्लिश में डर लगता है तो पहले आपको ना उस डर को हटाना पड़ेगा, अपनी हेजिटेशन को दूर करना पड़ेगा। रीज़न बता रही हूँ बेटा, डिफेंस लैंग्वेज जो है ना वो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में कमांड होना बहुत ज़रूरी है। आपको बोलने में हेजिटेशन होती है चलेगा, बट सामने वाले की बात समझ में तो आनी चाहिए, मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। इंग्लिश को मैं अगर यहाँ पर देखा जाए कि भाई 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन को अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 ब्रॉड कैटेगरी मुझे हमेशा एग्जाम पैटर्न के लिए लगती है कि अगर इस तरह से चलें तो आप डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज ग्रामर, वोकैब और इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट। अब पता है क्या होता है, 60 मतलब देखो 50 क्वेश्चन है, 20 अराउंड इसमें आ गए, 20 अराउंड इसमें आ गए, 10 अराउंड इसमें आ गए, मतलब इट्स कभी भी ना एग्जैक्ट नहीं होता 20। ये क्या होता है, इट्स रेंज, समटाइम 20 से 25 हो जाएंगे, समटाइम 15 से 20 हो जाएंगे। ठीक है, एक एवरेज आप लोग को बता रही हूँ। अब ग्रामर तो रूल्स देखो, अगर जनरली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो ग्रामर के रूल्स उनके बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। वोकैब क्या है, एक नॉलेज है लैंग्वेज का, उसके लिए आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। क्वेश्चन ये आता है कि यार हम कहाँ से पढ़ें, वोकैबुलरी इज लाइक शब्द भंडार कहाँ से लें। तो बेटा सबसे पहले तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो, एक एक वर्ड जो आपको नहीं आता डिक्शनरी साथ लेके बैठो, उसकी मीनिंग देखो। ठीक है, और उसके सिनोनियम एंटोनियम्स देखो, तो उससे क्या होता है वर्ड बैंक आपका एक बहुत अच्छा सा रेडी हो जाता है। एक छोटा सा सजेशन है मेरा कि अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तब भी, आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तब भी, एनडीए सीरियस वो कैब के लिए स्पेशली बता रही हूँ, और एसएससी सीजीएल है ना, और यहाँ के वो कैब ही मैंने देखे हैं ये इधर उधर घूमते रहते हैं, मतलब इसका वो कैब इसमें आ गया, इसका वो कैब इसमें आ गया, तो ये यहीं पर घूमते रहते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है, मतलब अगर आप इन तीनों पेपर के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करके चले जाओ, है ना, अपने लेवल पर कर लो या किसी के साथ कोचिंग में कर लो, तो बेटा 20 में से अगर अप्रॉक्स 20 आता है तो आप 15 तो करके ही आओगे, मतलब 15 इसमें से आने ही आने हैं। समझ रहे हैं बात। चलिए अभी थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको, ये मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैथ्स के अगर देखे जाएं तो भाई 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, तो मैंने एक एवरेज ही यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को कर लेते हैं, इजी है। और इजी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो हम 12th में मैथ्स करते हैं, 11th और 12th में हमारा मैक्सिमम टाइम इसी को करने में निकलता है ना, एनसीईआरटी में, राइट तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज भी है इसकी, तो सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने इसको अच्छे से कर लिया तो मैं ये बोलती हूँ कि मान लो भाई हम मैक्सिमम लेकर चलते हैं कि भाई 26 क्वेश्चंस आ गए, तो 26 में से कुछ नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी बच्चे ने 12th क्लास मैथ स्ट्रीम से कर रखी है तो यार 15 से 18 क्वेश्चन वो डेफिनेटली करके लाएगा। हाँ, इसमें से 3 क्वेश्चंस कम से कम ऐसे होंगे, 3 से 4 जो थोड़े से ट्रिकी होंगे, लेकिन उनको तो हम पहले ही एलिमिनेट कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भाई इतने करके आ जाओ बहुत है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में भी 20 से 22 क्वेश्चंस हैं यार। अब 20 से 22 क्वेश्चंस में अगर मैं मान के चल रही हूँ कि भाई 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसमें भी आप 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, और ये बहुत बड़ी बात नहीं होती ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं एक दो ही ऐसे होते हैं जो ट्रिकी वाले होते हैं, और अगर आपने पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करें तो आपको कुछ ना कुछ सिमिलर क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस ईजी हो जाती है। अलजेब्रा, ये समझ लो कि अलजेब्रा में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब यहाँ पर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो अलजेब्रा के होते हैं, यानी ज़्यादा ट्रिकी अलजेब्रा के क्वेश्चंस नहीं होते। तो फिर भी इसमें भी अगर आप 10 से 15 करके आए बहुत है भाई। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटीज और स्टेट्स में अगर मैं बात करूँ तो 10 से 12 ही क्वेश्चन आते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो इसमें 5 से 7 क्वेश्चन आप कर लो बहुत है। मैं क्यों हर एक में आपको टॉपिक में लेस बता रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि
हर टॉपिक में से 2-3 क्वेश्चंस ही होते हैं जो स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, अदरवाइज वो क्या होते हैं, वो टॉपिक्स होते हैं जो अब तक आ चुके हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस तो वैसे तो आप प्रिपेयर करके जा ही रहे होंगे, है ना। और मैथ्स तो मेन है, मतलब इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनडीए तो आपको पता है कि भाई पहले मेरा मैथ्स पेपर चेक होगा, तो मैथ्स को तो पास होना ही है। एक चीज़ और याद रखना, मैथ्स आपका एनडीए पेपर पास कराएगा और जीएटी आपकी मेरिट बढ़ाएगा, ठीक है भाई। मैथ्स के पेपर में थोड़ी सी मारामारी होती है, किस चीज़ की, टाइमिंग की। वेक्टर अलजेब्रा है, 8 से 10 क्वेश्चन है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स का देखा है यार, वेक्टर अलजेब्रा उनको बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि थ्योरी वाइज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो चाहे जितनी भी मुश्किल लगे यार, कम से कम 5 क्वेश्चन तो करके ही आ सकते हो, थ्योरी वाली चीज़ है ना। और एनालिटिक ज्योमेट्री का देखा जाए तो 18 से 20 क्वेश्चन है, 10 से 15 क्वेश्चन आप इसके भी करके आएँ अगर आपको एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है तो। डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो थोड़े से प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड आते हैं। मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि ये टॉपिक के आपको क्वेश्चंस दिए इसीलिए जाते हैं कि थोड़ा सा चिल हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ज़्यादा बर्डन ले लिया हैवी हैवी टॉपिक्स में से, तो ये वो टॉपिक है जिसमें से आप लोग थोड़े से ग्रैब कर सकते हो कि यार ये तो बड़ा इजी है, हमने तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था, एनसीईआरटी का वो वाला एग्जाम्पल था, आर डी शर्मा का वो वाला था। तो आपको आराम से मिल जाएंगे, राइट। इसके बाद जीएस वाले पेपर का भी अगर मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को पैटर्न बताऊं तो ज्योग्राफी ले लीजिएगा। ज्योग्राफी में आपके 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। और पॉलिटी ले लो, पॉलिटी में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं बच्चे। और करंट अफेयर, तो करंट अफेयर्स तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, क्योंकि ये फिर आपको एसएसबी में भी हेल्प करता है बच्चे, है ना। इसमें एक अप्रॉक्स वेटेज ले लेते हैं 10 क्वेश्चंस की। और इकोनॉमिक्स में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो कम ही आते हैं, मतलब लेस 5, 6, 3 अप्रॉक्स 5, है ना। और हिस्ट्री को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं ना, एंशिएंट हिस्ट्री और आपकी जो भी मॉडर्न हिस्ट्री है। और टोटल मिलाकर देखा जाए तो अराउंड 20 क्वेश्चंस के अराउंड इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब होता क्या है कि जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं ना, तो स्पेशली एनडीए स्टूडेंट जिन्होंने भाई पढ़ाई नहीं 2 साल से, उनको ये एरिया बहुत ही ब्लैंक लगता है। तो देखो ज्योग्राफी जो है वो मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो साइंस की ही तरह से होते हैं। तो यहाँ आप पहले ज्योग्राफी पर जाएं, फिर आप पॉलिटी पर जाएं, और करंट अफेयर तो मतलब मैं बोल रही हूँ कि करंट अफेयर आपको अब नहीं करोगे तो एसएसबी में करना पड़ेगा। एक बार को अगर आपको लगता है कि मैं इकोनॉमिक्स को एलिमिनेट करूँ, मैं नहीं करूँ, तो बेटा कम वेटेज है, कभी भी ये मत सोचना कि यार इस टॉपिक से बड़े कम क्वेश्चन आ रहे हैं मैं इसको नहीं करता। तो बेटा याद रखना, नहीं करता है, करती है ना गर्ल्स को भी। बेटा याद रखना कि जिस जिस टॉपिक को आप करके जा रहे हो, यार इसके तो मैं डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस करके जाऊंगा या जाऊंगी, लेकिन याद रखना इट इज़ नॉट अकेडमिक जिसमें फिक्स पैटर्न होता है। यहाँ पर ये कंपटीशन एग्जाम्स है, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट का लेवल चेंज कर सकते हैं वो। और इसलिए ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना। तो मेरा ये सिंपल एक ऐसा सजेशन है आप लोगों को कि बच्चे किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट्स को एलिमिनेट करके मत जाइए। हाँ, उसमें से कुछ टॉपिक्स को देख सकते हो, टॉपिक्स आपको बता ही दिए कि किस में से कितनी वेटेज है, आप किसको चाहते हो ना करना वो आप देख लीजिएगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ ऑल्सो। हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जिसमें स्टूडेंट्स को लगता है, और इसमें है भी ऐसा ना, बहुत वास्ट है। और समटाइम ऐसा हो जाता है, तो मैं मानती हूँ एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री तो आप कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें उसमें आपको पता भी है ना भाई। तो ये था पेपर पैटर्न, रिमेनिंग वी विल डिस्कस लेटर। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।